नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। उत्तराखंड की फिलहाल बड़ी खबरों की तरफ बढ़ते हैं। जनपद में देर रात से जारी तेज बारिश की वजह से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पालीगाड़ कूथनौर झाझरगढ़ के पास तथा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नेताला बिशनपुर लालढांग नलूड़ा में रास्ता बाधित हुआ है। जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक सिलाई बैंड के पास भूस्खलन के कारण 9 मजदूर लापता होने की सूचना है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, राजस्व, एनएच, बडकोट, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस आदि टीमों द्वारा राहत और खोज कार्य, बचाव का कार्य किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रशांत आर्य जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी कि स्मार्ट कंट्रोल पहुंचे तथा आईआरएस से जुड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सुनते ही प्रशांत कुमार आर्य जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने क्या कुछ कहा, चलिए दिखाते हैं आपको। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीगाड़ से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है, यहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो एनएच है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग थे। अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, पीडब्ल्यूडी का टीम भी आ गया है। पालीगाड़ पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारे यमुनोत्री की तरफ जो दर्शन के लोग गए थे उनको लाने के लिए भी राज्य और केंद्र सरकार ने तरह तरह की योजना चलाकर उत्तराखंड के गांवों को डिजिटल बनाने का जो दावा किया है वो रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक स्थित अकबरपुर कालसो गांव में देखने को मिला, जहां सड़कों पर कीचड़, घरों में गंदा पानी और जहरीले सांपों ने धामी सरकार की डिजिटल गांवों की पोल खोल कर रख दी है, जिसमें नेताओं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर हो गए हैं ताकि सरकार के नुमाइंदे नींद से जाग जाएं। वहीं गांव मोहल्ले की सड़कों पर पानी भरने की तस्वीर जनप्रतिनिधियों से यह सवाल पूछने को मजबूर हो चुकी है कि कहां विकास है, जिसके लिए घर घर वोट मांगे जाते हैं, जिसका जवाब शायद सरकार के किसी नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। वहीं ग्रामीण महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घरों में जहरीले सांप तक घुस जाते हैं। सड़कों पर गंदे पानी की वजह से बीमारियों ने घरों में डेरा डाल लिया है, जिसकी फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे गांव में पानी की निकासी की कहीं कोई सुविधा नहीं है और मैंने अपने स्तर से डीएम सर के यहाँ पे, एसडीएम सर के यहाँ पे और लोक निर्माण विभाग रुड़की, मैंने सब जगह इसकी शिकायत दी हुई है और मैं इस कार्य के लिए अभी तक प्रयासरत हूँ। और कुछ हमारे यहाँ के नेता है जो इस कार्य को हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं कि ये काम हो। देखिए, अकबरपुर कालसो गाँव के निवासियों से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल ये परिवार जो ये कहता है कि 50 साल से भगवानपुर राकेश परिवार का है, यानी कि उनका एक छत्र राज यहाँ है, तो झाड़ू लिए खड़े हैं। उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है और मैं भी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं भी इस बात को पहुंचाऊंगा उचित स्थान पर। और चूंकि लगातार इसी परिवार का यहाँ की राजनीति में प्रमुख चाहे मुनेश रहे हो, लेकिन चलाई इन्होंने ही, चाहे दूसरे कोई प्रमुख रहे।
हरिद्वार में जीआरपी ने रेलवे यात्रियों के 135 मोबाइल फोन उन्हें वापस लौटाए हैं। रेल यात्रा के दौरान खोए और ट्रेन में छूटे मोबाइलों को रिकवर कर उनके वास्तविक मालिक तक पहुंचाने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने हरिद्वार में करीब 22 लाख रुपए की कीमत के 35 मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे हैं। खोया हुआ मोबाइल फोन वापस पाकर लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने बताया कि पिछले करीब 6 महीनों में जीआरपी एसओजी के द्वारा करीब 40 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल फोन रिकवर किए जा चुके हैं। आइए सुनते हैं तृप्ति भट्ट एसपी जीआरपी ने इन चीजों को लेकर क्या कहा। जीआरपी में हमारे पास समय समय पर शिकायतें आती रहती कि जो रेलवे के यात्री हैं, विशेष रूप से जो बुजुर्ग यात्री हैं, जो अन्य प्रदेशों से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की धार्मिक यात्राओं के लिए आते हैं, कई बार उनके फ़ोन खोने, छूटने या गिर जाने की घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें हमारे द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और हमारी जीआरपी की एसओजी के अथक प्रयासों से 22 लाख से अधिक कीमत के 135 मोबाइल फ़ोन आज हमने सभी व्यक्तियों को वापस किए हैं। पिछले 5 महीनों से हमारी ये स्पेशल ड्राइव चल रही, जिसमें कुल 40 लाख से अधिक जो मूल्य है उसके 250 के आसपास मोबाइल फोन्स हम अभी तक पीड़ितों को वापस कर चुके हैं, जिसके लिए सभी ने हमारी उत्तराखंड पुलिस। इटावा में यादव कथावाचक के बाल काटने और उस पर मूत्र छिड़कने की घटना और उसके बाद यादवों और ब्राह्मणों के बीच विवाद गर्माता जा रहा है, जिसको लेकर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने कहा है कि धर्म को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, जिससे विवाद हो रहा है। जिसका जो अधिकार है उसे उसका पालन करना चाहिए, दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जात पात के नाम पर आपस में लड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं उसे राजनीतिक ताकि बू आ रही है और ये काम उन्हें शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण किसी के पास नहीं जाते, लोग ब्राह्मण के पास आते हैं तो ब्राह्मण धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। उज्जवल पंडित का कहना है कि इटावा मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और चारों शंकराचार्यों को इस संबंध में अपना व्यक्तित्व जारी करना चाहिए, जिससे समाज को दिशा मिले और विवाद का समापन हो सके। आइए सुनते हैं उज्जवल पंडित तीर्थ पुरोहित ने क्या कुछ कहा। इटावा का घटनाक्रम 2027 का चुनावी प्रोपेगेंडा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुत रणनीतिक तरीके से इस प्रकार से समाज के अंदर ब्राह्मण और यादव का एक युद्ध प्रकार का कराकर एक वैमनस्य और विघटन पैदा कर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा ही घृणित कृत्य किया है। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है, चाहे वो ब्राह्मण है या वो किसी भी जाति का है, वो अपराध संज्ञेय है। उस घटनाक्रम में अगर वो लोग अपराधी हैं उनको सजा होनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार से ब्राह्मण होने के नाते उन इस प्रकार से चोटी काटने वाले और इस प्रकार से मुंडन करने वाले या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करने वाले लोगों के साथ नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रताड़ित हुआ है, ये देश ही नहीं विश्व में पहला घटना। रुड़की की कोतवाली गंगनहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर में गुप्त सूचना के आधार पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक अनिता भारती और औषधि निरीक्षक अमित आजाद ने एसटीएफ देहरादून की टीम के साथ मिलकर 4 जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध नकली दवाइयां और कच्चा माल बरामद किया गया। टीम द्वारा 300 किलो कच्चा माल और 16,200 टेबल्स बरामद किए गए। टीम द्वारा मौके पर मिले 3 व्यक्तियों लोकेश गुलाटी, नरेश धीमान और मोहतरम अली निवासी देवबंद उत्तर प्रदेश से पूछताछ और गहनता से जांच करने पर पता चला कि ये 3 लंबे समय से मिथ्या छाप दवाइयां बनाने और बेचने का काम कर रहे हैं। आरोपियों के पास दवा निर्माण और विक्रय का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया। आरोपी अवैध रूप से नकली दवाइयां का निर्माण कर रहे थे और विक्रय कर रहे थे। आपको बता दें कि गुप्त सूचना द्वारा टीम को उपरोक्त गिरोह के बारे में सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने ये दबिश दी और अवैध रूप से बनाई जा रही मिथ्या छाप दवाओं की जांच की। संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाकर बरामद दवाओं की पुष्टि करवाई गई और उनके द्वारा बताया गया कि ये दवाएं नकली दिख रही है। टीम द्वारा पुष्टि के लिए नमूने लेकर जाँच के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने पर तथा साक्ष्यों की पुष्टि होने पर नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं कि भारतीय ड्रग इंस्पेक्टर ने क्या कहा।
एक सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो है कुछ लोगों द्वारा अच्छी कंपनियों की दवाएं जैसे जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही हैं। ऐसे में एसटीएफ टीम और हम सब लोग यहाँ पे मौके पे आए। रामनगर चौक है यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है नरेश कुमार, उमेश कुमार और मुहर्रम अली, ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाएं मिली हैं उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उनके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वाद दायर किया जाएगा। दवाइयों की कॉस्टिंग करीब 4-5 लाख की दवाएं होंगी। रॉ मटेरियल भी है, दवाइयाँ कम है, हालांकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और ये कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है उसकी अभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो है मोस्टली दवाएं पैरासीटामोल वाला, हालांकि पैरासीटामोल भी एक इम्पोर्टेंट दवा है, एंटीपायरेटिक दवा है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार है और उसमें नकली दवा अगर उसको दी जाएगी तो ऐसे में ब्रेन हेमरेज, ज़्यादा बुखार की वजह से यूज करते थे वो सभी की दवाइयाँ बना रहा है। अब रॉ मटेरियल जो लिया गया है उससे पता चल पाएगा कि क्या क्या सैंपल है। जो है 3-4 लोग हैं, इनसे जो है पूरी पूछताछ की जाएगी और जैसे ही पता चलता है और जो जिन कंपनियों की दवाएं बना रहे हैं उनसे भी संपर्क साधते हुए उनको भी संज्ञान में लेते हुए। मैडम क्या कारण है? जो एक बंदा आया हुआ है वो है देवबंद से, तो कहीं ना कहीं देवबंद से कोई वहाँ बना रहा है, वो एरिया हमारा नहीं है और यहाँ पर बनाई जा रही है, ऐसी पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल से भारत आते वक्त 2 युवक खटीमा क्षेत्र के काला पुल में मोटरसाइकिल के डिवाइडर से टकराकर शारदा नहर में डूब गए, जिसमें एक व्यक्ति घायल की अवस्था में बाहर आया और उसे चिकित्सालय में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है, जबकि दूसरा व्यक्ति शारदा नहर में लापता हो गया है, जिसकी खोज जल पुलिस द्वारा की जा रही है। शुक्रवार शाम दोनों बाइक युवक खटीमा की ओर से आ रहे थे। बाइक शमशाद चला रहा था। इस दौरान एसएसबी कालापुर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकरा गई, जिससे बाइक सड़क पर गिर गई, जबकि शमशाद और फरियाद नीचे शारदा नहर में जा गिरे। राहगीरों ने इसकी सूचना थाने में दी, जिस पर थाने के प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र गौरव, पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप शर्मा, एएसआई मनोज देव और एएसआई लक्ष्मण दत्त जोशी के साथ एसएसबी के जवान और गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इस बीच शमशाद तैरकर बाहर आ गया, जिससे पुलिस ने एम्बुलेंस में जिला चिकित्सालय भेज दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंचे 31वीं फ्लैट कंपनी के जवान और जल पुलिस के द्वारा लापता फरियाद की तलाश फिलहाल की जा रही है। कल जो घटना हुई है ये मेरा भाई शमशाद और उसके साथ एक लड़का जो कल से डूबा हुआ, इसका पता नहीं चला अभी तक, फरियाद नाम का। ये दोनों के बाबा थान काम करने गए थे। वापसी में आते समय अल्लाह जाने क्या हुआ, कैसे इनकी बाइक वहाँ उससे टकरा के ये पुल की बाउंड्री से टकराई। दोनों लोग नदी में गिरे। मेरे भाई के सर में चोट आई, 8-10 टाँके यहाँ उसको सर में आए हुए हैं, लेकिन चोट लगने के बावजूद वो तैर के बाहर निकल गया वो। और जो फरियाद था वो नीचे गिरा तो दोबारा उठ के दिखाई नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी कल से उसकी आज तक तलाश जारी है। एसडीआरएफ अपनी टीम पूरी पहुंची हुई है। वो बेचारे बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा है। डूब गया, एक लड़का बच गया था और फरियाद नाम लड़के का जी। गांव का नाम तिसौर है। ये लड़का इसमें पुलिस का काम करता है। ये डबल बेड हो गए। अच्छा। 2 बच्चे हैं इसके, एक बच्चा 3 साल का है और एक बच्चा 6 साल का है इसका। क्या आपके मदद कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे हैं।